देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अपने इकलौते बेटे के ब्याह में भारी दहेज की उम्मीद लगाए बैठी काली कलूठी दहेज लोभी विधवा धनवंती, उसके बेटे भैरव ने जब श्यामलाल कड़रिए के गोरी चिट्टी सुघड़ बेटी चंदनिया को एक जोड़ी पायल और 2 जोड़ी कपड़ों में ब्याह कर घर ले आया तो धनवंती के सपनों में जैसे आग लग गई। उसे ये गोरी चिट्टी बहू फूटी आंख से नहीं सुहाती। भैरव दूर गांव में राजा साहब के तबेले में नौकरी करता था। अभी तक अकेला था तो जैसे तैसे गुजारा कर रहा था, मगर अब बीवी आ गई थी तो ढंग के मकान की तलाश कर रहा था जहां वो अपने बीवी को ले जाकर रख सके। तब तक उसकी नई नवेली चंदनिया अपनी सास के संग ही उसकी जली कुटी सुनकर दिन काट रहे थे। धनवंती रात दिन चंदनिया को देखकर जली जाती। उसका मन करता कि चंदनिया के खाने में जहर मिला दे। उस गांव में सब दूर बहती नदी से पानी भर कर लाते थे। जब राजा साहब ने अपनी हवेली में नया हैंड पंप लगवाया तो उसे देख भैरव को अपनी चंदनिया की याद आई जो तपती दोपहरी में नदी से पानी भर कर लाती थी। भैरव ने राजा साहब के आगे हाथ जोड़कर अपने गांव के आंगन में हैंडपंप लगवाने की विनती की। राजा साहब मान गए। गांव में पहला हैंडपंप लगा। चंदनिया बहुत खुश हुई, लेकिन धनवंती को पहले ही चंदनिया पसंद नहीं थी। अब उसे दूर नहीं पानी भरने जाना पड़ेगा तो धनवंती और भी बिलबिला रही थी। आखिर एक दिन धनवंती के अंदर का शैतान जाग उठा। चंदनिया आंगन में लगे हैंडपंप से पानी भर रही थी। तभी धनवंती पीछे से लोहे का लंबा सावर लेकर आई और पानी भरती हुई अपनी बहू चंदनिया पर सावर से इतनी तेज प्रहार किया कि बहू चंदनिया की आत्मा जैसे निकल ही गई। हैंडपंप के हत्थे में वो बैठ गई। चंदनिया मर तो गई, मगर उसका हाथ अभी भी हैंडपंप के हत्थे को पकड़े था। धनवंती ने बहुत कोशिश की, मगर चंदनिया के हाथ ने हैंडपंप के हत्थे को नहीं छोड़ा। धनवंती की आंखों में शैतान उतर आया। उसने कुल्हाड़ी के एक ही वार से चंदनिया के हाथ को उसके शरीर से अलग कर दिया। हाथ फिर भी हैंडपंप के हत्थे को पकड़े था, बिल्कुल जैसे चिपक सा गया था। धनवंती ने तेजाब डालकर किसी तरह हाथ को हैंडपंप के हत्थे से अलग किया। धनवंती ने बहू चंदनिया की लाश को बैलगाड़ी में डाला और उसके ऊपर ढेर सारा पुआल डालकर कसाई खाने के पीछे बदबू से भरे उस इलाके की तरफ जहां कटे जानवरों के अवशेष पड़े रहते थे उनके बीच फेंक दिया। उधर कोई नहीं जाता था। चील कौए कुत्ते की मनपसंद जगह थी वो। दूसरे दिन धनवंती ने गांव भर में ये खबर उड़ा दी कि उसकी बहू चंदनिया कहीं भाग गई है। बेटे भैरव को भी धनवंती ने यकीन दिला दिया कि तेरी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं था। भैरव को इस बात पर यकीन करने का बिल्कुल मन नहीं था, मगर कुछ भी हो सच यही था कि चंदनिया अब उसके पास नहीं थी। धनवंती ने बहू चंदनिया की लाश को ठिकाने तो लगा दिया, मगर उसकी बेचैन आत्मा का वो कुछ नहीं कर सकी। एक रात जब वो सो रहे थे तो आंगन में हैंडपंप चलने की आवाज़ आने लगी। उसने सोचा घर में तो वो अकेली है, फिर इतनी रात में कौन हैंडपंप चला रहा है। उसने उठकर देखा तो कोई हैंडपंप नहीं चला रहा था। हैंडपंप का हत्था अपने आप चला जा रहा था। ये देखकर धनवंती के पसीने छूट गए। भूत प्रेतों में विश्वास ना करने वाली हट्टी कट्टी धनवंती समझ गई कि ये सब उसकी बहू चंदनिया कर रही है। उसके बाद आलम ये हो गया
कि वक्त बेवक्त हैंडपंप अपने आप ही चलने लग जाता। लीटरों पानी ज़मीन पर बह जाता। अब तो ये होने लगा था कि जब धनवंती हैंडपंप चलाती तो हैंडपंप की खड़खड़ की आवाज़ के साथ एक आवाज़ और भी सुनाई देती, मार डाला, मार डाला। धनवंती घबराकर पसीने पोंछने लगती कि कहीं कोई सुन ना ले, मगर अपराध कहाँ छुपता है। चंदनिया अब हैंडपंप वाली चुड़ैल बन चुकी थी। ये बात धनवंती अच्छी तरह से समझ गई थी, मगर वो ये बात किसी को बता नहीं पा रहे थे। अड़ोस पड़ोस में ये मशहूर हो गया कि हैंडपंप में जिन बाबा का वास हो गया है। लोग गाहे ब्याहे आकर हैंडपंप पर चढ़ावा चढ़ा जाते हैं। धनवंती ऊपर से सहज रहने की भरपूर कोशिश करती, मगर हैंडपंप पर नज़र पड़ते ही उसके अंदर का पाप उसे डराने लगता। एक दिन धनवंती पानी भरने के लिए हैंडपंप चला रहे थे। पानी की बाल्टी तो भर गई, मगर हैंडपंप चलता हुआ धनवंती का हाथ नहीं रुका, मानो हैंडपंप के हत्थे में चिपक गया था। धनवंती ने बहुत कोशिश की, मगर सब नाकाम। जेठ की धूप थी, सूरज सर के ऊपर चमक रहा था। सूरज की तपिश ने हैंडपंप के हत्थे को भी अंगारे में तब्दील कर दिया था। साथ ही गर्म हत्थे को पकड़े तिलमिला रही थी, छटपटा रही थी धनवंती। यूं लग रहा था हथेली में फोफले पड़े जा रहे हैं। अगर ऐसे ही हाथ हैंडपंप के हत्थे से चिपका रहा तो जल्द ही उसकी हथेली लावा बनकर बहने लगेगी। धनवंती साफ साफ समझ रहे थे कि चंदनिया की आत्मा, जो अब हैंडपंप वाली चुड़ैल है, निश्चित ही बहुत गुस्सा है। आखिर वो भी तो सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ झेल ही रही है। हैंडपंप के हत्थे में बैठे बैठे तो आज उसने सोच लिया कि सास बहू दोनों ही जेठ की गर्मी का आनंद एक साथ उठाएंगे। मगर वो ठहरी आत्मा जिसे दर्द नहीं होता है, मगर धनवंती तो जीता जागता इंसान थी, तो वो कब तक बर्दाश्त कर पाती। आग उगलते हैंडपंप के हत्थे को घनघोर जलन तब तक बर्दाश्त के बाहर हो गई तो धनवंती ने मदद के लिए गुहार लगानी शुरू की। धनवंती मदद के लिए गुहार लगाती जा रहे थे, साथ ही हैंडपंप के हत्थे से चिपककर उसका हाथ भी चलता ही जा रहा था। हैंडपंप से पानी निकलता जा रहा था। पूरा आंगन जैसे तालाब बन चुका था। जिसने भी धनवंती की गुहार सुनी वो उसी ओर दौड़ा चला आया। धनवंती पसीने से लथपथ बेहाल काया हैंडपंप चलाए जा रहे थे। हैंडपंप भी खूब तेजी से खड़खड़ की आवाज़ करता हुआ भगाभग पानी निकाले जा रहा था। अचानक खड़खड़ की आवाज़ के साथ एक और आवाज़ सुनने को मिली। वही आवाज़, मार डाला, मार डाला। जो पड़ोसी ने धनवंती के हाथ को हैंडपंप के हत्थे से छुड़ाने लगी थी, वो चौंक उठी। ये कैसी आवाज़ आ रही है, वो कुछ समझ नहीं पाई। धनवंती नज़रें चुराती हुई नज़र आ रहे थे, मगर नज़र चुरा कर ले जाए कहाँ। चारों तरफ पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। धनवंती के हाथों की नसें चमकने लगी थी। नसों में बहता खून रगों में गर्म लावा बनकर खाल के नीचे से झलक रहा था। धनवंती के बाल छितर गए थे, गला बिल्कुल सूख गया था। उस पर बेहोशी छाने लगी। आखिर फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। धनवंती बिलक बिलक कर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे बहू। ये क्या कह रही हो धनवंती? कौन सी बहू? किसकी बात कर रही हो? किससे माफ़ी मांग रही हो? पड़ोसन ने पूछा। धनवंती ने पड़ोसन की तरफ देखा और फिर से उसका सर हैंडपंप पर पटकने लगी। मुझे माफ़ कर दे बहू। मगर बहू या हैंडपंप के हत्थे में बैठी चुड़ैल का दिल नहीं पसीजा। हैंडपंप को और भी ज़ोर ज़ोर से चलाने लगी।
हैंडपंप की तेज गति धनवंती के हाथों में झटके पर झटके लगाती जा रहे थे। बेपनाह दर्द से वो कराहने लगी। हैंडपंप की खड़खड़ की आवाज़ के साथ मार डाला यह आवाज़ भी और बुलंद होती जा रहे थे। आंगन में जमा लोग अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। सब समझ गए थे कि हैंडपंप वाले जिन्न बाबा नाराज़ हो गए हैं। ज़रूर किसी ने कोई बहुत बड़ी गलती की है। धनवंती लगातार हैंडपंप वाली चुड़ैल यानी कि अपनी बहू से माफ़ी मांगे जा रहे थे कि तभी कोई पड़ोसी भूत चुड़ैल भगाने वाले शमशान बाबा को बुला लाया। पूरे बदन में राख लपेटे, तरह तरह की हड्डियों के मालाएं पहने, हाथ में खोपड़ी का कंकाल, दूसरे हाथ में भूत भगाने वाले डंडे से बंधा झाड़न लेकर पधारे। शमशान बाबा को देखते ही आंगन में जमा भीड़ एक कोने में खिसक गई। शमशान बाबा चलते हुए धनवंती के पास आए और उसके कानों में बोले, मैं जानता हूं तूने क्या किया है। अगर तू कबूल नहीं करेगी तो मारी जाएगी। यह हैंडपंप तब तक नहीं रुकेगा जब तक तू कबूल ना कर ले। शमशान बाबा की बातें सुन धनवंती के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया। जमीन पर पड़े पड़े उसने शमशान बाबा पर अनुग्रह भरी नजर डाली, मगर शमशान बाबा का धनवंती पर दया दिखाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। उन्होंने अपनी खुली आंखों को पूरा खोला और धनवंती की तरफ देखा। धनवंती उठकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, मैंने मारा है अपनी बहू को, मैंने मारा है अपनी बहू को। ये सुनकर पूरे गांव वाले जैसे हैरान रह गए, जिसके बाद धनवंती ने पूरी घटना गांव वालों को बताई और पूरी घटना बताते ही अचानक से उसका हाथ हैंडपंप से जैसे अलग हो गया और धनवंती दूर जाकर गिरी। धनवंती को अब पूरे गांव वाले घेर कर खड़े थे और गुस्सैल नजरों से उसे देखे जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आई और धनवंती को लेकर चली गई। शाम को जब भैरव काम से घर आया तो गांव वालों ने उसे पूरी घटना बताई। सारी बात सुन भैरव बिलक बिलक कर रोने लग गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक शाम की बात है। रवि और सुमित वापस ट्यूशन से घर लौट रहे थे। वो दोनों रास्ते पर चल रहे थे कि तभी सुमित ने रवि से कहा, नीचे देख, आराम से भाई। रवि ने नीचे देखा तो पाया नींबू मिर्च का एक जत्था नीचे पड़ा हुआ है, वो भी रस्सी में बंधा हुआ। तभी रवि ने सुमित से पूछा, ये क्या है बे? तो इस पर सुमित ने कहा, तो नहीं जानता? अरे इस पर लोग नज़र वज़र बांध कर कुछ फेंकते हैं। ये हर शनिवार को बदला जाता है शायद, मुझे ज़्यादा नहीं पता। लोग कहते हैं कि इस पर पैर नहीं रखना चाहिए वरना कोई बुरी आत्मा पीछे पड़ जाती है। सुमित की बात सुन रवि जोर से हंसने लगा और बोला, क्या बात कर रहा है भाई, नींबू मिर्च में भी आत्मा? हट, ऐसा थोड़ी होता है। और इतना कहकर रवि ने उस नींबू और मिर्च को अपने पैरों से जैसे कुचल सा दिया। रवि को ऐसा करता देख सुमित ने उसे धक्का दिया और कहा, अबे पागल है क्या, ऐसा नहीं करते हैं, मैंने मना किया था ना। तो इस पर रवि ने कहा, देखता हूँ कौन सा भूत आता है, चल घर चल। जिसके बाद वो दोनों चलते चलते अपने घर आ गए। रवि और सुमित एक दूसरे के घर के बिल्कुल पास में ही रहते थे। रवि आज घर पर अकेला था। उसके माता पिता किसी शादी से बाहर गए हुए थे, तो उसने सुमित को अपने घर बुला लिया रात को रहने के लिए।
दोनों दोस्तों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाकर अपने घर पर ही सो गए। ठीक आधी रात को रवि की आंख खुली, एक आवाज के साथ। ऐसी आवाज जैसे कोई सिसक सिसक कर रो रहा हो। रवि ने नींद में ही पहले तो इधर उधर देखा। सबसे पहले उसकी नज़र घड़ी की तरफ गई तो वक्त हो रहा था 2:35 का। रवि हैरान था कि आखिर इतनी रात को कौन सिसक रहा है। उसने अपने बगल में देखा तो सुमित आराम से सोया हुआ था। आवाज अभी भी आ रही थी। रवि बिस्तर पर से उठा और चलते चलते अपने कमरे से बाहर निकल हॉल में आया। वो आवाज़ और तेज हो गई। इसका मतलब कि वो आवाज़ यहीं कहीं से आ रही थी, मगर कहाँ से और किसकी? घर में तो इन दोनों के अलावा और कोई है ही नहीं, और इन दोनों के घरों के अलावा यहाँ आसपास दूर दूर तक और कोई घर नहीं है। तो फिर ये है कौन जो इस तरह से सिसक सिसक कर रो रहा है? रवि धीरे धीरे उस आवाज़ के करीब जाने लगा और वो धीरे धीरे घर से बाहर की तरफ जाने लगा। मतलब आवाज़ घर के बाहर की तरफ से आ रही थी। आखिरकार वो घर के मेन दरवाजे के पास पहुंचा। आवाज़ बिल्कुल बाहर से आ रही थी तो रवि ने घर का मेन दरवाज़ा खोला और घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलते ही उसे सामने छोटे से झाड़ियों के पास जो एक बड़ा सा पेड़ था उसके पीछे कोई बैठा हुआ नजर आया। साफ साफ नजर तो नहीं आ रहा था अंधेरे के कारण, मगर किसी की कोहनी जरूर नजर आ रहे थे। रवि थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर इतनी रात को यहाँ इस जंगली इलाके में इस पेड़ के पीछे कौन बैठा हुआ है। वो चलते चलते उस पेड़ के नज़दीक गया और बिना उस शख्स के आगे जाए ही उसने पीछे से आवाज़ दी, कौन है यहाँ पर? आप रो क्यों रहे हैं? हेलो। मगर वो शख्स अभी भी रोए ही जा रहा था। लिहाजा रवि उस आदमी के करीब गया तो उसने वहां जाकर देखा कि वो कोई आदमी नहीं है, वो एक औरत है जो सिर झुकाकर बस रोए जा रही है। रवि ने फिर उस औरत से पूछा, आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? आप रो क्यों रही है? रवि के इतना कहते ही उस औरत ने अचानक से अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी शक्ल देख रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एकदम से लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिर पड़ा और उसने जोर से चिल्लाया। वो औरत एकदम से उठ खड़ी हुई और उसने कहा, क्यों? तूने तो मुझे बुलाया, याद है ना शाम को क्या हुआ था? और वो औरत एक भयानक सी हंसी हंसने लगी। इतने में ही अचानक से रवि के सिर पर एक टॉर्च की रोशनी पड़ी। रवि ने जब उस रोशनी की तरफ देखा तो पाया कि वो सुमित है। शायद वो रवि की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया और फिर सुमित रवि के करीब आने लगा। जैसे ही सुमित रवि के करीब पहुंचा, वो औरत जैसे कहीं हवा में गायब सी हो गई। रवि ने एकदम से सुमित को गले लगा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगा। पहले तो सुमित उसे घर में ले गया और फिर रवि ने उसे पूरी घटना बता दी, जिस पर सुमित ने कहा, मैंने कहा था ना उस पर पैर मत देना। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि उस पर पैर देने से आत्मा आ जाती है। जिसके बाद रवि पूरी रात सो नहीं पाया और अगली सुबह उसके माता पिता आ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।